एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे एप्पल इंडिया के बारे में। बेसिकली एप्पल बिजनेस क्या करता है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि आप मोबाइल्स में बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हो, ठीक है। अब ये मेजॉरिटी ऐप्स जो होते हैं ये फ्री होते हैं। अब मान लो एक मनी कंट्रोल का ऐप है जो आप यूज़ कर रहे हो। अब मनी कंट्रोल ऐप अगर आप नॉर्मल ऐप्स उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे सो वो फ्री होता है, राइट। सो ऐसे केस में मनी कंट्रोल जब देख रहा है कि उसके ऐप में बहुत सारे यूज़र्स आ रहे हैं, बहुत सारी ट्रैफिक हो रही है, तो अब मनी कंट्रोल ये सोचेगा कि जब इतनी सारी ट्रैफिक हो रही है तो मैं इससे कैसे पैसा कमाऊँ। तो मनी कंट्रोल अपने ऐप को मोनेटाइज करेगा। तो मनी कंट्रोल एप्पल के पास जाएगा और एप्पल को बोलेगा कि मेरे पास इतनी सारी बहुत सारी ट्रैफिक है, मुझे अपने ऐप पे एड्स दिखानी है। तो यहाँ पे मनी कंट्रोल हो जाता है पब्लिशर, ठीक है। क्योंकि मनी कंट्रोल के पास, जैसे मनी कंट्रोल का आप पेज इमेजिन करो, लेफ्ट साइड, राइट साइड, नीचे ऊपर बहुत सारी स्पेस रहती है, तो वो स्पेस को वो मोनेटाइज करेगा। जो स्पेसेस हैं उसको बोलते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। तो टेक्निकली वो इन्वेंट्री बेचेगा। अब एप्पल को वो बोलेगा कि मुझे एड्स दिखानी है, यहाँ पे मेरे पास इन्वेंट्री है। अब एप्पल वहाँ ऐड दिखाएगा। अब एप्पल एड्स किसकी दिखाएगा, तो मान लो अमेज़ॉन आता है या कोई एक ज़ीरोधा आता है एप्पल के पास और बोलता है कि मुझे अपने ज़ीरोधा का ऐड दिखाना है, या अमेज़ॉन बोलेगा कि मुझे अपने प्रोडक्ट्स का ऐड दिखाना है। सो ऐसे केस में एप्पल मनी कंट्रोल से इन्वेंट्री खरीदेगा और एप्पल अमेज़ॉन या ज़ीरोधा इन सब की एड्स दिखाएगा। सो बेसिकली एप्पल का काम है एड्स दिखाना। सो अब इसके लिए इसको बहुत सारी इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है। तो आप अगर इनका P&L देखोगे तो वहाँ पे मेजॉरिटी कॉस्ट डेटा कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट आता है, राइट। डेटा की हम आगे बात करेंगे। सो मेजॉरिटी कॉस्ट इसका एप्पल का यही है कि उसको इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है और उस स्पेस में उसको एड्स दिखानी पड़ती है। तो मनी कंट्रोल हो गया पब्लिशर, अमेज़ॉन या ज़ीरोधा हो गया एडवर्टाइज़र। अब ठीक है, ये तो आप बोलोगे यार ये तो टीवी पे, रेडियो पे, यहाँ पे भी चलता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ चीज़ क्या हो जाती है कि टीवी पे ना जो भी ऐड दिखाई जाती है वो पूरे सबके लिए दिखाई जाती है। फिर वो ऐड वो प्रोडक्ट किसी के यूज़ के लिए हो या ना हो। मान लो मैं घर में अकेली बैठी हूँ और मुझे चश्मे की लेंस कार्ट की ऐड दिखाई जा रही है, तो मेरे लिए शायद वो बेनिफिशियल है क्योंकि मेरे को चश्मा है। लेकिन अगर आप हो कि आपको चश्मा नहीं है, ठीक है, सो आपके लिए वो ऐड कोई काम की नहीं है। तो टीवी, रेडियो पे टेक्निकली एड्स इन जनरल दिखाई जाती है। लेकिन जब डिजिटल एडवर्टाइजिंग की बात आती है तो यहाँ पर टारगेटेड कस्टमर्स को ऐड दिखाई जाती है कि अगर आपने ऐड एक इंसान है जिसको चश्मा नहीं है, आप उसको लेंस कार्ट की ऐड दिखाओगे, उसके लिए वो ऐड कोई यूज़ की ही नहीं है। इस केस में एडवर्टाइज़र का पैसा वेस्ट हो रहा है, राइट। तो ऐसे केस में यहाँ पर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एप्पल जब भी इन्वेंट्री खरीदेगा तो जैसे वो मनी कंट्रोल से इन्वेंट्री खरीद रहा है तो वो ये चेक करेगा कि वहाँ किस हिसाब से लोग आ रहे हैं। वो उस जो ट्रैफिक है उसका वो डेटा कलेक्ट करेगा कि वहाँ पर कौन से लोग आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो वहाँ पर ऐड दिखाएगा, राइट। सो ऐसे केस में आप देखोगे कि मनी कंट्रोल पे नॉर्मली ब्रोकर्स रिलेटेड ऐड या एडवाइजरी रिलेटेड ऐड वहाँ पर वो दिखाई जाएगी। अब आप बोलोगे कि आपके मनी कंट्रोल ऐप में कभी कभी अमेज़ॉन से भी रिलेटेड ऐड दिखाई जाती है। वो क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं पहले अमेज़ॉन पे जाके कुछ ना कुछ आपने ट्रांजैक्शन किया है। सो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एप्पल को पता है कि आप किस तरह के यूज़र हो, आपका बिहेवियर क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। उसके हिसाब से जहाँ जहाँ आप जाओगे आपसे रिलेटेड, आपकी चीज़ों से रिलेटेड वो ऐड दिखाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एप्पल ऐसे ही पैसे कमाता है कि नॉर्मली अगर आप एडटेक कंपनियां देखोगे तो वो CPC या कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर इम्प्रेशन पैसा कमाते हैं। हम आगे देखेंगे। एप्पल क्या करता है, CPCU मॉडल पे जाता है, मतलब क्या, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र। तो ऐसे केस में अगर आपके ऐप पे अमेज़ॉन का ऐड दिख रहा है तो आप क्लिक करके अमेज़ॉन का आप ऐप डाउनलोड करोगे या कोई ट्रांजैक्शन करोगे तभी एप्पल को पैसा मिलेगा। अब आप बोलोगे अगर आपके पास ऑलरेडी अमेज़ॉन का ऐप है तो आप उस ऐड पे क्लिक करके कोई ट्रांजैक्शन करोगे
तभी एप्पल को पैसा मिलेगा। सो इस केस में एप्पल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कोई ऐड वेस्ट ना जाने दे। वो इसीलिए आपको ऐड वही दिखाएगा जिस प्रोडक्ट्स की या जो प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत है या जो प्रोडक्ट आपने पिछली बारी या हिस्ट्री में उसके ऊपर ट्रांजैक्शन किया है। अब ये डेटा आता कहाँ से? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब जो एप्पल की ऐड पे क्लिक करके, मतलब ऐड पे क्लिक करके आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो एप्पल के पास आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि आपने क्या ट्रांजैक्शन किया, क्या लिया। अब पर्सन टू पर्सन ही आईडी बेस्ड आती है, वो हम आगे देखेंगे। तो आपका बिहेवियर उसको पता चल गया कि आपने ये चीज़ खरीदी है, आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ठीक है। ये एक सोर्स हो गया। सेकेंड सोर्स ये होता है कि जैसे एप्पल अगर अमेज़ॉन के लिए एडवर्टाइज़ कर रहा है तो अमेज़ॉन के पास खुद का डेटा होगा कि भाई मेरे वेबसाइट पे, मेरे ऐप पे इतने लोग आ रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं और ये चीज़ें देख रहे हैं, राइट। तो अमेज़ॉन के पास पूरा डेटा है तो एप्पल अमेज़ॉन से डेटा लेगा। थर्ड हो जाता है DMP, डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। आपने ये बहुत सुना होगा, अब इसको समझते हैं। सो बेसिकली DMP में डेटा होता है, तो आपके फ़ोन IDs के थ्रू, जैसे मैंने कहा कि जो भी डेटा होता है ना वो पर्सनल डेटा नहीं होता। तो बेसिकली जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको आप कौन हो, आपका नाम कुछ नहीं पता रहता है, ठीक है। सो आपके फ़ोन IDs के थ्रू डेटा स्टोर किया जाता है। सो व्हेनेवर वी से कि यूज़र प्रेफरेंस, यूज़र डेटा, तो वो ID के फॉर्म में होता है, ना कि इंडिविजुअल के पर्सनल डिटेल्स। सो ये डेटा आता कहाँ से? जैसे एप्पल ही नहीं, बहुत सारे जो कंपनियां हैं, जो एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, उनके पास DMP उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रेड डेस्क हो गया, फिर उसके पास ऐसे बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ हैं। तो इनके पास डेटा आता कहाँ से? तो इनका DMP क्यों स्ट्रॉन्ग है? तो अब जैसे कि इन लोग का ना दे आर एक्चुअली पार्टनर्ड विद मेनी वेबसाइट्स या डेटा ओनर्स। तो बहुत सारे वेबसाइट्स के साथ उनकी पार्टनरशिप होती है, बहुत सारे डेटा ओनर्स के साथ इनकी पार्टनरशिप होती है, जिससे ये डेटा कलेक्ट करते हैं। सो बेसिकली आप इसको थर्ड पार्टी डेटा बोल सकते हैं। सो इसको अगर एग्जाम्पल ले लें तो सपोज वीज़ा के साथ अगर मान लो एप्पल का पार्टनरशिप है, मान लो वीज़ा के साथ पार्टनरशिप है, तो ऐसे केस में जब भी मैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगी और अगर मैं कुछ खाना खरीद रही हूँ तो ऐसे केस में वीज़ा वो पूरा डेटा एप्पल को देगा कि भाई ये इंसान है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें नाम नहीं आता है, IDs के थ्रू होता है। तो ये ID है जिसने अभी खाना खरीदा है, ठीक है। तो ऐसे केस में एप्पल के पास अगर मान लो ज़ोमैटो आता है या कोई रेस्टोरेंट कंपनी आती है कि भाई मेरे एडवर्टाइजमेंट कर लो, जैसे बहरूज आ जाता है या ज़ोमैटो आ जाता है एप्पल के पास, तो ऐसे केस में एप्पल को पता है कि एक यूज़र है जो अपने कार्ट से खाना खरीदता है या खरीदती है। सो ऐसे केस में एप्पल मुझे बहरूज बिरयानी की ऐड दिखाएगा, एप्पल मुझे ज़ोमैटो की ऐड दिखाएगा। तो ऐसे वो टारगेट करता है ऑडियंस को। सो ऐसे केस में एप्पल के पास DMP जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको पता है कि कौन सा यूज़र कैसा है, उसको क्या चाहिए, कौन सा यूज़र किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, ऐसा उसके पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है। फिर एप्पल को पब्लिशर्स से भी डेटा मिलता है, जैसे मैंने मनी कंट्रोल की बात की थी। फिर एप्पल ने बहुत सारे OEMs या जो ये मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली कंपनियां हैं उससे भी पार्टनरशिप की है, तो वहाँ से भी उसको डेटा मिल जाता है। तो ओवरऑल एप्पल का DMP जो है, डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड दिस इज़ एक्चुअली यही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको अगर एड्स दिखानी है तो आपको टारगेटेड ऑडियंस को दिखानी पड़ेगी, उसके लिए डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इनका रेवेन्यू मॉडल भी देख लेते हैं। तो पहले ये चीज़ जान लो कि एप्पल का मेजॉरिटी बिजनेस कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से आता है, कुछ बिजनेस फिर एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म से आता है। तो जैसे नॉन CPCU में क्या होता है कि कॉस्ट पर क्लिक हो गया, ठीक है, या CPM हो गया। तो कॉस्ट पर क्लिक में क्या होता है कि मान लो 100 लोगों को ऐड दिखाई, सिर्फ 4 लोगों ने क्लिक की, तो एडवर्टाइज़र जो है सिर्फ 4 लोगों का पैसा देगा। या कॉस्ट पर CPM में क्या होता है कि मान लो 1000 लोगों को एड्स दिखाई, उसका $1, 2000 को दिखाई, उसका $2, राइट। लेकिन जो ये हो गया नॉन CPCU, राइट। तो नॉन CPCU से एप्पल का इतना बिजनेस नहीं आता। एप्पल का बिजनेस आता है CPCU से, जो हमने बात की थी कि यूज़र को वहाँ जाके ऐप डाउनलोड करना है या कुछ तो ट्रांजैक्शन करना है, तभी जाके एप्पल को पैसा मिलेगा। तो बिजनेस मॉडल इनका कैसा होगा कि पहला कि यूज़र को वहाँ जाके ऐप डाउनलोड करना है तब पैसा मिलेगा। सेकेंड चीज़ ये होती है कि मान लो आपने शूज़ देखे, ठीक है, अब आप शूज़ सिर्फ देख लिए और उसके बाद आप उस ऐप से बाहर आ गए एंड यू वेंट ऑन समवेयर एल्स।
सो ऐसे केस में जहाँ जहाँ आप जाओगे हर जगह आपको वो ऐड दिखाएगा कि भाई आपको याद दिलवाएगा बेसिकली कि आपने ये शूज़ देखे थे, इसको इस ट्रांजैक्शन को पूरा करो। तो इसको रीटारगेटिंग बोलते हैं। थर्ड है ऑनलाइन टू ऑफलाइन। तो ऐसे केस में कि मान लो आपने ज्वेलरी कोई सेलेक्ट की, आपने ऑनलाइन सेलेक्ट कर ली, लेकिन आप स्टोर पे जाके उसको ले लेते हो, तो ऑनलाइन से ऑफलाइन जब आप उसको जाके ले लेते हो तो वहाँ पे एप्पल को पैसा मिलता है। फिर इनका एक फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म भी है। तो इसके 2 एग्जाम्पल समझते हैं कि पहला तो ये कि जैसे एक ही स्पॉट पे ना मल्टीपल एड्स दिखाई जाती है कि आप क्रॉस करोगे फिर से और एक ऐड दिखाई जाएगी, फिर उसको क्रॉस करोगे फिर और एक ऐड दिखाई जाएगी। तो ये एक तरह का फ्रॉड हो गया कि भाई एक ही स्पॉट पे आपको मल्टीपल ऐड दिखाई जब जाती है, तो ऐसे केस में मैं तो सिर्फ ऊपर वाली की ऐड ही देखूंगी, क्योंकि नीचे जो एड्स है उसके लिए मुझे उसको क्रॉस को दबाना पड़ेगा, तब जाके मुझे नेक्स्ट एड्स दिखेंगी, राइट। सो एप्पल का जो फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म है, ये फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म बेसिकली ऐसा होने नहीं देता, सिंगल स्पॉट पे सिंगल ही ऐड दिखाई जाएगी। फिर जो फेक क्लिक्स होते हैं कि भाई फेक क्लिक्स होते जा रहे हैं और एडवर्टाइज़र को लग रहा है कि जेन्युइन यूज़र उसको क्लिक कर रहा है। सो ऐसे केस में फेक क्लिक्स जो होंगे उसको भी एप्पल का फ्रॉड डिटेक्शन पकड़ लेगा। तो ऐसे केस में फेक क्लिक्स नहीं होंगे, जेन्युइन यूज़र्स आपको दिखाए जाएंगे कि वो आपके ऐड को क्लिक कर रहे हैं। जो फेक यूज़र्स रहेंगे उसको हटा दिया जाएगा। सो ऐसे फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म भी एप्पल का है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग। जैसे मैंने बात की थी कि इनका मेजॉरिटी बिजनेस कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से आता है, जो अभी हमने इन सारी चीज़ों की बात की। थोड़ा बहुत बिजनेस इनका एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म से आता है, जहाँ पे ये लोग ऐप्स बनाते हैं। तो इन लोग ने सन फार्मा के लिए ऐप बनाया है, बुक माई शो के लिए ऐप बनाया है, राइट। लेकिन ये इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता है, मेजॉरिटी इज़ कंज्यूमर बिजनेस। फिर आप देखोगे कि CPaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से भी एप्पल का धीरे धीरे बिजनेस अभी आए हैं, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ रहा है। ट्रेड डेस्क इसमें काफ़ी अच्छा है ये प्लेटफॉर्म बिजनेस में। तो यहाँ पर बेसिकली लाइसेंस दिया जाता है। सो यहाँ पर एप्पल अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एप्पल इस एरिया को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो आगे जाके बहुत, अगर ये एरिया बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाती है एप्पल की, तो यहाँ पर बहुत अच्छे आपको रेवेन्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि दिस काइंड ऑफ बिजनेस, ये जो CPaaS हो गया या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गया, ये डायरेक्टली आपके बॉटम लाइन को हिट करते हैं, राइट। सो इससे आपका प्रॉफिट बहुत अच्छे से बढ़ता है। सो एक बार ये थोड़ा अच्छा रेवेन्यू यहाँ से आने लग गया तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ट्रेड डेस्क की ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ट्रेड डेस्क इन चीज़ों में बहुत अच्छे से बिजनेस उन्होंने किया है। इनके कुछ अगर हम एक्विजिशंस की बात करें, क्योंकि इनका ग्रोथ जो आया है वो एक्विजिशंस की वजह से ही आया है, ओके। तो आप देखोगे कि काफ़ी सारे इन्होंने एक्विजिशन किए, और बैलेंस शीट में आप देखोगे कि गुडविल भी बहुत इनकी बड़ी है, बिकॉज इन्होंने बहुत एक्विजिशन किए। तो हम कुछ एक्विजिशंस की बात करते हैं। तो जैसे एक बॉबल हो गया। सो बेसिकली बॉबल एक, मतलब अब जैसे कि इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि आप जब भी, ये बेसिकली वर्नाक्युलर कीबोर्ड में है, तो आप जब भी मैसेज टाइप करते हो या व्हाट्सएप पे हो या कुछ सर्च करते हो, तो आपका कीबोर्ड तो हमेशा ही रहता है। अब जब इसको आप वर्नाक्युलर इसमें ट्रांसफॉर्म करोगे कि आप हिंदी भी आ गया उसमें, तो पंजाबी भी आ गया, तमिल भी आ गया, या बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे आ गए। सो ऐसे केस में आपको वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्लस वहाँ पे जैसे कि बॉबल इज़ मेनली इनटू वर्नाक्युलर कीबोर्ड, ठीक है। एप्पल इज़ इनटू एडवर्टाइजिंग। अब जब ये मिक्स होंगे, जब ये एक साथ आ जाएंगे, जैसे इनका थोड़ा बहुत एक्विजिशन, थोड़ा बहुत शेयर इनका बॉबल में है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वहाँ पे कीबोर्ड पे आप देखेंगे कि कुछ शायद एड्स आपको वहाँ पे देखने को मिले। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड एक्विजिशन फॉर एप्पल, और बहुत अच्छे से ये लोग इसको स्केल अप कर रहे हैं। कैन सी इनके जो एक्विजिशंस हैं ना, मतलब दे आर वेरी सिमिलर टू व्हाट एप्पल डज, या एक बोल सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस हैं कि, और बहुत सारे एक्विजिशंस इनके जो हुए हैं, जो इन्होंने बहुत पहले किए हैं, वो अभी थोड़ा थोड़ा बहुत पैट को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उन लोग का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सो लेट्स सी कि इनके एक्विजिशंस, अभी तक तो एक्विजिशंस काफ़ी अच्छे हुए हैं, आगे क्या होगा वी डोंट नो, बट बहुत सारे अच्छे एक्विजिशंस उन्होंने किए हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो अगेन इनका एक DMP डेटा काफ़ी अच्छा है इनके पास। इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर एप्पल बहुत सालों से है, तो यहाँ पर एक लोकल उसको लोकल नॉलेज आ चुका है। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि प्राइस सेंसिटिव कंट्री है ये, क्योंकि इंडिया में इनका बहुत अच्छा प्रेजेंस है, इंडियंस को ये बहुत अच्छे से जानते हैं, लोकल नॉलेज इनको बहुत अच्छा है, जिनका इनको बहुत फ़ायदा होगा।
फिर जैसे जैसे डेटा बहुत ज़्यादा आते जाएगा इनके पास, वैसे वैसे ये कंपनी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब अच्छी चीज़ें तो हमने बात कर ली, अब थोड़ा रिस्क देख लेते हैं। तो सबसे पहला है रेगुलेशन रिस्क, लेकिन यहाँ पे एप्पल कैसे प्ले आउट करता है। तो जैसे अगर एमर्जिंग मार्केट में, जैसे मैंने कहा कि इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे आज सच इतने स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हैं नहीं, वर्सेस आप यूएस में देखोगे CCPR है, ग्लोबली GDPR है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है ना कि आप यहाँ पर ये ऐसे रेगुलेशंस हैं कि आप जो यूज़र की इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो सिर्फ यूज़र बिहेवियर आपने ट्रैक करना है, ना कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है एज सच। एंड एप्पल ऑलरेडी वही करता है। और सिंगापुर में जैसे कि बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, तो एप्पल ऑलरेडी उनको केटर करता है। बेसिकली एप्पल इज़ अक्रेडिटेड बाय सिंगापुर गवर्नमेंट, तो इन रेगुलेशंस का एप्पल को एक्सपीरियंस है। तो अगर आगे जाके एमर्जिंग मार्केट्स में रेगुलेशंस आते हैं तो एप्पल को इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए शायद चीज़ें ईज़ आउट हो जाएंगी। अब एक्विजिशंस, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे एक्विजिशंस एप्पल ने किए हैं। अगर ये एक्विजिशंस अच्छे से इंटीग्रेट नहीं हुए तो आगे जाके हमको इम्पेयरमेंट लॉसेस या इम्पेयरमेंट एक्सपेंसेस बेसिकली देखने पड़ेंगे। तो जो गुडविल इम्पेयरमेंट होता है, तो क्योंकि गुडविल इनके बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में गुडविल इम्पेयरमेंट आप देख सकते हो अगर ये एक्विजिशंस अच्छे से इंटीग्रेट नहीं हुए तो। प्राइवेसी की हम और एक चीज़ हम आके डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले जो कुकीज़ रिलेटेड जो चीज़ें थी कि भाई एप्पल ने अपने सफारी ब्राउज़र में कुकीज़ हटा दिए, तो ऐसे केस में एप्पल को इतना फ़र्क नहीं पड़ा। गूगल अभी बोल रहा है कि हम कुकीज़ डिप्रिशिएट करने वाले, हम हटा देने वाले, तो ऐसे केस में एप्पल को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि गूगल का रीसेंट न्यूज़ था कि 2023 तक वो लोग कुछ नहीं कर सकते। करें या नहीं करें, एप्पल को एज सच इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एप्पल मोबाइल बेस्ड जो मोबाइल ऐप है, ओके, ब्राउज़र बेस्ड नहीं है, ऐप बेस्ड बेसिकली एडवर्टाइजिंग दिखाता है। तो ऐसे कि इसमें एप्पल को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर जैसे एप्पल ने ना अभी एक नया अपने इसमें ये लाया है कि भाई जब ऐप्स आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा, ब्राउज़र में तो ठीक है वो हो गया, ऐप्स में भी आपको पूछा जाएगा कि क्या आपको आपसे कंसेंट ली जाएगी कि आपको एड्स दिखाएंगे, राइट। सो अब एप्पल का iOS से इतना आज सच बिजनेस नहीं आता। जैसे मैंने कहा कि ये लोग एमर्जिंग मार्केट्स में ज़्यादा है जहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो iOS से इतना इनका वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। सेकेंड थिंग कि क्या एंड्रॉयड या क्या गूगल कल ऐसा कुछ लेके आता है, यू नेवर नो, हो सकता है लेके आ सकता है, क्योंकि जैसे कुकीज़ का तो उन्होंने 23 तक टाल दिया। अब ऐप्स के इसमें ना शायद इनको और थोड़े बहुत साल लग जाएंगे। अगर गूगल अगर ऐप्स में लेके आता है कि भाई हम भी परमिशन मांगेंगे ऐप्स के लिए, तो नियर टर्म में तो वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। आगे जाके हो सकता है कि ऐसा हो। अगर होता है तो यस, फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको कंसेंट देना है या नहीं देना है, अगर आप कंसेंट यस करते हो तो आपको एड्स दिखाएंगे, अगर आप नो करते हो, अगर आप येस करते हो तो भाई आपको एड्स दिखाएंगे और आपका डेटा शेयर होगा, राइट। अगर आप नो करते हो तो आपको एड्स नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे केस में शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि iOS ने जो अभी लाया है कि वो ऐप्स में कंसेंट मांगने वाले हैं, तो ऐसे केस में अगर आप येस करते हो तो आपका डेटा शेयर होगा, अगर आप नो करते हो तो आपको जो फ्री वर्जन है वो नहीं दिखाया जाएगा, आपको सब्सक्रिप्शन वर्जन लेना पड़ेगा। तो ऐसे केस में दे आर नॉट इनटू सब्सक्रिप्शन वर्जन, दे आर लाइक कि ठीक है हमको ऐड दिखाओ, हम फ्री वर्जन ही देखेंगे, राइट। सो ऐसे केस में ऐसी भी चीज़ प्ले आउट हो सकती है, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो फ्यूचर में अभी तो एंड्रॉयड में तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं होगा, कुकी बेस्ड ही 23 में चला जाएगा ऐसा गूगल बोल रहा है। सो ऐप्स का तो अभी और थोड़ा टाइम लगेगा। सो ये बेसिकली बिजनेस मॉडल था एप्पल का। अब अपन कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। अब आप देखोगे कि इनका जो कन्वर्टेड यूज़र्स है 2020 से 21 में बहुत बड़े हैं, ठीक है, लेकिन वहीं आप एवरेज CPCU देखोगे तो वो फ्लैट रहा है 41-40 रुपीज़, राइट। सो जैसे मैंने कहा कि इंडिया बहुत ही सेंसिटिव मार्केट है और एमर्जिंग कंट्रीज़ जो होती हैं बहुत सेंसिटिव मार्केट्स होते हैं ये, तो यहाँ पर एवरेज CPCU बढ़ाना इनको शायद वायबल नहीं लगा होगा, राइट, प्राइस सेंसिटिविटी के वजह से। और फिर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये इंडस्ट्री ही बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली है, तो 30 to 35% कैगर ग्रोथ तो यहाँ पे है ही,
राइट। तो इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो होने वाली है, एप्पल बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अब क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपका अगर आप देखोगे कि कनेक्टेड डिवाइसेस यहाँ पे बहुत आ गए हैं, तो आप अगर मोबाइल पे नहीं हो तो आप कनेक्टेड जो अलग डिवाइसेस आप उस पे हो, राइट। टीवी रेडियो आजकल इतना कोई देख नहीं रहा, एवरीवन इज़ इनटू कनेक्टेड डिवाइसेस, तो वहाँ पे ऐड आपको दिखाई जाएगी, राइट। सो डिवाइसेस का यहाँ पे यूसेज बढ़ने वाला है, लोगों का जो मोबाइल स्क्रीन हो गया या बाकी सारी स्क्रीन कनेक्टेड डिवाइसेस पे स्क्रीन्स हो गई, वहाँ पर टाइम स्पेंड ज़्यादा होने वाला है। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग की ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो ऐसे केस में एप्पल को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अब अगर इनके रेवेन्यूज़ देखोगे तो बहुत अच्छे से बढ़े हैं। सो अगर रेवेन्यू देखोगे तो 1672 मिलियन से आज 5168 मिलियंस पे है। पार्ट अगर आप देखोगे तो 278 मिलियन से आज 1031 मिलियन से। तो अगेन बहुत अच्छी ग्रोथ, इनके नंबर्स तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ पे है। फिर अगर आप रिटर्न रेशियोज देखोगे, अगेन आपको दिख रहा होगा ROE अगर आप देखोगे तो अगेन 37.6% है। अब अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें ना, तो दो एप्पल बोलता है कि हमारे जो गूगल है या फेसबुक है वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं है। वो ऐसा क्यों बोलता है कि दे आर बेसिकली एप्पल्स पार्टनर्ड कंपनीज। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ से एप्पल इन्वेंट्री खरीदता है कि गूगल पे या फेसबुक पे जब एप्पल को एड्स दिखानी है तो फेसबुक के पास जो स्पेस है, इन्वेंट्री है या गूगल के पास है, वो एप्पल खरीदता है। तो ऐसे में वो बोलता है कि भाई हमारे पार्टनर्ड कंपनीज हैं ये। लेकिन अब जैसे कि फेसबुक का कैसा है ना कि नॉर्मली अगर आप फेसबुक पे एड्स दिखा रहे हो तो वो फेसबुक पे आपको एड्स दिखेगी, राइट। सो एप्पल के केस में आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे दिखेगी। तो गूगल के पास अपनी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे वो एडवर्टाइजिंग लोगों की करता है। तो गूगल से तो इनको कंपटीशन है, बट द थिंग इज़ कि ये मार्केट ही ऐसा है ना, ये मार्केट ही इतना ग्रो कर रहा है कि यहाँ पर सारे प्लेयर्स ग्रो करने वाले हैं, राइट। सो एप्पल भी ग्रो करेगा तो गूगल भी ग्रो करेगा, और गूगल का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा मार्केट शेयर है गूगल का अगर एडवर्टाइजिंग में बात करें तो। सो येस, एप्पल को गूगल से तो कंपटीशन है, फेसबुक से भी है, लेकिन एप्पल के खुद के कुछ अच्छी चीज़ें हैं जैसे मैंने कहा। लेकिन जो CPCU पे लोग बोलते हैं कि एप्पल CPCU का मॉडल है, एप्पल का CPCU का मॉडल है, ये डिफरेंशिएटेड मॉडल है, विच इज़ करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंशिएटेड मॉडल है, जो CPCU मॉडल है, वो एज एन एडवर्टाइज़र आप देखोगे तो दैट इज़ गुड। अगर मैं एडवर्टाइज़र हूँ तो मेरे लिए ये खुशी की बात है कि CPCU मॉडल है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आप देखोगे कि जैसे ट्रेड डेस्क हो गया, बाकी सारे एडवर्टाइजिंग कंपनीज हो गई, यहाँ पर इनका CPC या CPM मॉडल होने की वजह से एक आप रेवेन्यू स्टेबिलिटी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन एप्पल के इसमें एक रेवेन्यू स्टेबिलिटी, अभी तो आपको बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन एप्पल के केस में रेवेन्यू स्टेबिलिटी शायद नहीं एज़ कम्पेयर टू ट्रेड डेस्क या बाकी सारी कंपनीज, क्योंकि एप्पल का CPCU बिजनेस है। तो यहाँ पर उसको तभी पैसा मिलेगा जब यूज़र कन्वर्ट होता है, राइट। अगेन आई एम नॉट सेइंग एप्पल इज़ बैड, नो, मैं सिर्फ आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ कि वहाँ पे आपको एक थोड़ा स्टेबिलिटी रेवेन्यू में मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ा CPCU होने की वजह से यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दोज कंपनीज स्टेबिलिटी नहीं है। बट अगेन एप्पल इज़ इनटू एन इंडस्ट्री, देखो हमने इंडस्ट्री एनालिसिस भी करना चाहिए। एप्पल ऐसी इंडस्ट्री में है जो इंडस्ट्री ही बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, ठीक है। और एप्पल जैसे मैंने कहा कि एमर्जिंग मार्केट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इंडिया में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में इंडिया का पेनिट्रेशन अभी इतना ज़्यादा है नहीं डिजिटल डिवाइसेस का, तो यहाँ पर बहुत ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो एप्पल अगेन मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छे से ग्रो आगे जाके आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सारी जो 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको कही, ये भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन अगर आप देखोगे ना, तो जैसे पिछले कुछ टाइम में एप्पल का स्टॉक प्राइस बहुत गिरा। उसके कुछ रीजंस थे कि एक तो अगर आप देखोगे कि इनका अदर इनकम अगर आप मार्च 2021 में देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था? क्योंकि एप्पल इंडिया ग्लोबल, जो इनकी ग्लोबल एंटिटी है, उन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस हुए थे। तो उसके वजह से एप्पल इंडिया के प्रॉफिट एंड लॉस में आपको अदर इनकम दिख रहा है, ठीक है। तो अदर इनकम बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू ऑपरेटिंग इनकम। सो ऐसे केस में थोड़े कंसर्न्स हुए कि भाई अदर इनकम जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ अदर इनकम, तो उसके वजह से स्टॉक प्राइस गिरा। फिर उसके बाद फ़ोन पे का जो
मैटर था कोर्ट पे, फ़ोन पे वर्सेस एप्पल जो मैटर था इंडिस ओएस को लेके। सो ऐसे केस में उस केस की वजह से भी वैल्यूएशन स्टॉक प्राइस गिरा, राइट। तो अभी शायद एप्पल हैज़ वन दी बैटल ओवर फ़ोन पे। तो उसके बाद अभी थोड़ी चीज़ें सेटल हुई हैं, क्योंकि एप्पल बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है। और अगर आप इनका मैनेजमेंट भी देखोगे तो मिस्टर अनुज खन्ना बहुत मतलब उन्होंने एप्पल को आज जिस जगह पे लाया है, आई मीन ट्रेमेंडस जॉब दैट ही हैज़ डन। ओके, सो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, नो डाउट ऑन दैट। तो एप्पल कभी भी आपको एकदम ही सस्ते में नहीं मिलेगी, तो एप्पल से भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ओके, और इसके वजह से एप्पल को हमेशा से ही काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन दिया हुआ है, और आगे भी इसको मतलब अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके भी वैल्यूएशन बहुत अच्छा मिलेगा एप्पल को। लेकिन वैल्यूएशन आपको कभी भी सस्ते नहीं दिखेंगे अनलेस कि कंपनी में कुछ बहुत ही बुरा हो जाए, राइट। सो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है? एक तो आपको एक्विजिशंस पे ध्यान रखना है कि अगर एक्विजिशंस प्ले आउट नहीं हुए अच्छे से तो आपको हिट दिखेगा, राइट। सेकंड चीज़, कंपटीशन। एप्पल काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में है, तो गूगल से उनको कंपटीशन है, फेसबुक से कंपटीशन है, बाकी सारी कंपनी से भी कंपटीशन है। ओके, सो आई अग्री कि एप्पल के कुछ चीज़ें हैं, बट अगेन कंपटीशन कंपनी को है। और सो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है और आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो पहले तो आप अपना खुद का रिसर्च भी कीजिएगा, और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अभी एंटर हो जाइए, फिर धीरे धीरे जब भी आपको मौका मिले आप एड ऑन डिप्स पे आप बाय कर सकते हैं, लेकिन रिस्क देखना आपने ज़रूरी है। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि एप्पल आपको कैसे लगती है, और क्या आपके पास एप्पल है या क्या आप एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।